एक बार की बात है, 4 ब्राह्मण मित्र साधु के आश्रम में विद्याभ्यास के लिए आए हुए थे। उनमें से 3 ब्राह्मणों ने अनोखी विद्याएं सीख रखी थी। जैसे कोई जमीन पे पड़े पत्थरों को अपनी विद्या से हवा में उठा सकता था, कोई सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर सकता था, तो कोई अपनी तंत्र विद्या से बुझे हुए दियों को जला सकता था। जबकि उनमें से एक को कुछ खास नहीं आता था। इसी वजह से बाकी तीनों उसे अज्ञानी और मूर्ख समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानता था। शिक्षा काल समाप्त होने पर साधु महाराज ने चारों ब्राह्मणों को बुलाया। मेरे शिष्यों, तुम सभी का शिक्षा काल अब समाप्त हुआ है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा रुककर उसका परिणाम सोच लेना ही हितकर होता है। घमंड से बुद्धिमान ब्राह्मण का भी नाश होता है। सारे शिष्य साधु को प्रणाम करते हैं। 3 ब्राह्मण शहर जाकर कुछ धनोपार्जन करने का विचार करके शहर की ओर निकल पड़ते हैं। उन्हें जाता देखकर, दोस्तों, मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम हम विद्वानों के साथ आकर क्या करोगे? तुम्हें तो कोई ऐसी विद्या भी नहीं आती जिससे तुम धनोपार्जन कर सको। तुम यहीं रहो, यही तुम्हारी सही जगह है। गधा अगर पंडितों के साथ रहे तो विद्वान पंडित थोड़ी ही बन सकता है। मैं तुम लोगों के सारे काम कर दिया करूंगा, कृपया मुझे ले चलो। काम करने के लालच में सभी उसकी बात मान गए और वो भी साथ साथ चल पड़ा। शहर जाते वक्त रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। चलते चलते उन्हें एक जगह ढेर सारी हड्डियां बिखरी हुई दिखाई पड़ती हैं। सभी वहीं रुक जाते हैं और इस बात को लेकर विवाद हो जाता है कि ये हड्डियां किस जानवर की हैं। चलो, बेकार की बहस बंद करो। मैं अभी अपनी तंत्र विद्या से इन हड्डियों को जोड़ देता हूँ। और देखते ही देखते एक शेर का कंकाल तैयार हो जाता है। देखा मेरी तंत्र विद्या का कमाल? मैं सबसे महान पंडित हूँ। ये देखकर दूसरा ब्राह्मण भी अपनी तंत्र विद्या का प्रदर्शन कर सबको प्रभावित करना चाहता है। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही तंत्र विद्या अच्छे से जानते हो? देखो अब मैं कैसे उस कंकाल में मांस व चमड़ी लगा देता हूं। अब भला तीसरा ब्राह्मण कहां पीछे रहने वाला था। वो हंसते हुए बोला, तुम ये सब क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो? मैं दिखाता हूँ असली तंत्र विद्या। मैं इस शेर में अभी प्राण फूंक कर इसे जीवित कर देता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? अगर ये शेर जीवित हो गया तो हमें खा जाएगा। आप लोगों को गुरुजी की बात याद नहीं है क्या? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कार्य करने से पहले हमेशा रुककर उसका परिणाम सोच लेना ही हितकर होता है। घमंड से बुद्धिमान ब्राह्मण का भी नाश होता है। मूर्ख, अल्प बुद्धि, विद्वानों के बीच अपनी जुबान दोबारा कभी मत खोलना। अगर हम उसे जीवित कर रहे हैं तो वो क्या हमें खाएगा? शेर तो शेर है, हिंसक, घातक, प्राणनाशक। वो क्या जाने उसे किसने बनाया है, क्यों बनाया है? वो तो बस मारना और खाना जानता है। चौथा ब्राह्मण समझ जाता है कि यहाँ पर कोई उसकी बात नहीं मानेगा। ठीक है, जैसा आपको सही लगता है आप वैसा करो, पहले सिर्फ मुझे किसी पेड़ पर चढ़ने दो। डरपोक कहीं के, चढ़ो तुम पेड़ पे, फिर मैं इसमें जान डालूंगा। चौथा ब्राह्मण तेजी से भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और तीसरा ब्राह्मण पुनः मंत्र पढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में मंत्र की शक्ति से शेर में प्राण आ जाते हैं। शेर अपनी आंखें खोल देता है। तीनों ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जब शेर गुस्से में जोर से दहाड़ा, अरे अरे, भागो भागो, शेर जिंदा हो गया, अपनी जान बचाओ, भागो। तीनों ब्राह्मण भागते हैं और शेर उन्हें खा लेता है और वहां से चला जाता है। चौथा ब्राह्मण सही समय देखकर गांव की तरफ वापस लौट गया। ऐसा ज्ञान किस काम का जो इंसान की सूझबूझ और समझदारी को क्षीण कर दे। बड़े शौक से दादाजी वो तस्वीर खरीद के लाए थे। दादाजी की उम्र अब लगभग 70 साल की हो गई थी। जब से उनकी पत्नी शारदा ये दुनिया छोड़ के चली गई थी, वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे। दादाजी वो तस्वीर किसी आर्ट गैलरी से खरीद के लाए थे
उनका कहना था कि वो तस्वीर उन्हें शारदा की याद दिला रही थी। उन्होंने उस तस्वीर को अपने बेडरूम में लगाया। अपने पलंग पे सोते सोते घंटों वो उस तस्वीर को ही देखा करते थे। दादाजी का बेटा दिनेश और उनकी बहू राधिका दोनों ही उनकी इस आदत से कुछ परेशान से हो गए थे। कभी कभी तो उनके रूम में से अकेले ही कुछ बड़बड़ाने की आवाजें आती रहती थी। राधिका ने दिनेश से कहा कि दादाजी अब उस तस्वीर से बातें भी करने लगे थे। दिनेश इस बात से बड़ा ही चिंतित हो गया था। उसने वो तस्वीर दादाजी के बेडरूम से निकालनी चाहिए, लेकिन उसकी इस हरकत से दादाजी नाराज हो गए और उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया। मजबूरन दिनेश को वो तस्वीर फिर से दादाजी के कमरे में लगवानी पड़ी, लेकिन अब दादाजी ने बहू और बेटा दोनों से ही बात करना भी छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, वो खाना भी अपने कमरे में ही खाने लगे थे। दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब ही होती जा रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। एक दिन राधिका उनके कमरे में उन्हें खाना देने आई तो उसने देखा कि दादाजी बस एक टक उस तस्वीर को ही घूर रहे थे और उनके होंठ कुछ पुटपुटा रहे थे। शारदा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? दादाजी की ये बात सुन के राधिका बहुत घबरा सी गई। उसने उस तस्वीर की तरफ देखा। 2 पल के लिए उसे भी लगा कि जैसे उस तस्वीर की आंखें उससे ही घूर रही है। उस कमरे में रोशनी बहुत ही कम थी और एक अजीब सी बदबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी। न जाने दादाजी उस कमरे में कैसे रहते थे। राधिका ने खाना रखा और वो उस कमरे में से बाहर निकल आई। शारदा, क्यों तड़पा रही हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। दादाजी अकेले ही पुटपुटा रहे थे। चांद की हल्की सी रोशनी उस खिड़की में से आके उस तस्वीर पर गिर रही थी। धीरे धीरे उस तस्वीर का नूर पलटने लगा, मानो वो तस्वीर जिंदा हो रही हो। शारदा, तुम आ गई? तुम आ गई शारदा? दादाजी पुटपुटा रहे थे। एक सुंदर सी लड़की दादाजी के सिरहाने आके बैठ गई। हाँ, मैं आ गई, वो लड़की बोली। अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना। दादाजी इतना बोल ही रहे थे कि चांद की रोशनी उस लड़की के चेहरे पे आ पड़ी। दादाजी ने उसकी तरफ देखा। नहीं नहीं, कौन हो तुम? तुम शारदा नहीं हो, तुम शारदा नहीं हो। वो चिल्लाए। उस लड़की का चेहरा बड़ी ही भयानक तरीके से सड़ चुका था। वो दादाजी की तरफ देखकर मुस्कुराई। डरिए मत, अगली पूर्णिमा के दिन हम एक हो जाएंगे। फिर आपको मुझसे कभी भी अलग नहीं रहना पड़ेगा। दादाजी जोर से चिल्लाना चाहते थे, लेकिन मानो जैसे उनकी आवाज ही चली गई थी। उस लड़की ने धीरे से उनका माथा चूमा और मुस्कुराती हुई फिर से उस तस्वीर में गायब हो गई। दूसरे दिन जब राधिका दादाजी के कमरे में आई तो वो दादाजी का चेहरा देख जोरों से चिल्लाई। दिनेश दौड़ता हुआ कमरे में आया। उसने देखा कि दादाजी का चेहरा पूरा सूख चुका था, मानो जैसे किसी ने उनका खून ही चूस लिया हो। उनकी सांस तो चल रही थी, लेकिन उनकी आंखें सफेद पड़ गई थी और वो एकटक उस तस्वीर को ही घूरते जा रहे थे। लेकिन अब उनकी आंखों में वो प्यार, वो जज्बात नहीं था जो पहले दिखाई देता था। अब उस प्यार और जज्बात की जगह किसी खौफ ने ले ली थी। उनके ओठ सूख चुके थे। वो कुछ पुटपुटा रहे थे, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादाजी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? दिनेश उनकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। पूर्णिमा, पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा। दादाजी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शब्द उनके मुंह में से निकल ही नहीं रहे थे। वो अपने हाथ से उस तस्वीर की तरफ इशारा करने लगे, लेकिन दिनेश को उनकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। दादाजी, हम वो तस्वीर वहां से नहीं निकालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हताश होकर दादाजी का हाथ बिस्तर पर गिर पड़ा। डॉक्टर ने दादाजी की पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें भी उनकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। दादाजी उस तस्वीर को वहां से हटाना चाहते थे, लेकिन किसी को भी उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार पूर्णिमा का वो दिन आ ही गया। दादाजी सहम कर उस तस्वीर की तरफ देख रहे थे।
जैसे ही चांद की रोशनी उस तस्वीर पे पड़ी, वो लड़की उस तस्वीर में से बाहर आने लगी। दादाजी दिनेश और राधिका को पुकारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह में से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीमे से उनके पास आई। मैं आपको लेने आई हूँ, अब हमें कभी भी अलग नहीं रहना पड़ेगा। नहीं, तुम शारदा नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता। दादाजी पुटपुटाने लगे। तुमने ठीक पहचाना, मैं शारदा नहीं कमला हूँ। वो लड़की बोल रही थी। एक चित्रकार मेरी तस्वीर बनाना चाहता था। मेरी तस्वीर बनाते बनाते वो मुझसे प्यार करने लगा और उसने मुझसे शादी करने की इच्छा दर्शाई, लेकिन जब मैंने इनकार किया तो उसने गुस्से में आकर मेरी कर दी और फिर मेरे ही रक्त से उसने इस तस्वीर के रंग भरे और बाद में खुद भी कर लिए। तभी से मैं इस तस्वीर में रह रही हूँ। जिस दिन मेरी हुई वो दिन भी पूर्णिमा का ही दिन था। हर पूर्णिमा के दिन मुझे रक्त की प्यास लगती है। अब आओ, मेरी प्यास बुझाओ। इतना कहकर उस डायन ने अपना मुंह खोला। दादाजी के मुंह से एक हल्की सी चित्कार निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। दिनेश और राधिका को कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिरकार दादाजी की मौत की असली वजह क्या थी। उन्होंने उस कमरे का सारा सामान कबाड़ खाने में बेच दिया, जिसमें वो तस्वीर भी थी। पता नहीं अब वो तस्वीर कहाँ पे है और किस घर की दीवार पर टंगी हुई है। कहीं वो तस्वीर आपके घर में तो नहीं है ना? नीलेश का परिवार एक सुखी परिवार था। वो, उसकी पत्नी शर्मिला और उनकी 14 साल की बेटी स्वरा। हाल ही में वो एक नए मकान में शिफ्ट हुए थे, जहां पर नीलेश ने कुछ नया फर्नीचर भी खरीद लिया था, जिसमें एक पुरानी सी तस्वीर भी थी। जी हाँ, ये वही तस्वीर है जिसने दादाजी की जान ली थी। नीलेश ने वो तस्वीर स्वरा के बेडरूम में लगाई थी। नीलेश खुद एक आर्टिस्ट था और उसे आर्ट की बड़ी अच्छी समझ थी, लेकिन न जाने क्यों शर्मिला को वो तस्वीर बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक रात शर्मिला को स्वरा के बेडरूम से कुछ आवाजें आने लगी। जब शर्मिला स्वरा के कमरे में पहुंची, उसने देखा कि स्वरा उस तस्वीर की तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। शर्मिला को यह बात बड़ी अजीब लगी। किससे बात कर रही हो स्वरा? नहीं तो, मैं कहाँ बात कर रही हूँ? शर्मिला स्वरा के कमरे में से बाहर आई। जैसे ही उसने कमरे के बाहर कदम रखा, अंदर से फिर से हंसने की आवाजें आने लगी। अगले दिन शर्मिला ने यह बात नीलेश को बताई, लेकिन नीलेश ने इस बात को हंसी मजाक में टाल दिया। दूसरे दिन शर्मिला ने देखा कि स्वरा अपने कमरे में बैठी कोई तस्वीर बना रही है। स्वरा दीवार पर टंगी उसी तस्वीर की नकल बना रही थी। शर्मिला को यह बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने भी इस बात को अनदेखा कर दिया। रात को जब शर्मिला अपने बेडरूम में सोने जा रही थी, उसे स्वरा के कमरे से फिर से किसी के बोलने की आवाज आने लगी। शर्मिला धीमे से स्वरा के कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि स्वरा एकटक उस तस्वीर को घूरे जा रही है और अपने आप से ही कुछ बड़बड़ा रही है। पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। स्वरा की आवाज बड़ी अजीब लग रही थी। शर्मिला घबरा गई। स्वरा, स्वरा, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसे क्यों बात कर रही हो? लेकिन स्वरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब जोर जोर से आगे पीछे हिलने लगी। शर्मिला ने घबरा कर नीलेश को पुकारा। नीलेश ने जब स्वरा को इस हालत में देखा, वो भी घबरा गया। स्वरा, होश में आओ! स्वरा, होश में आओ! स्वरा के ओठों पर एक अजीब सी मुस्कान झलक रही थी और उसकी आंखें सफेद हो गई थी। मैं स्वरा नहीं हूँ। उसकी आवाज बड़ी भयानक थी। अचानक फिर से उसके चेहरे का नूर पलट गया
उसकी आंखें अब गोल गोल घूमने लगी। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। वो गुस्से से उन दोनों पर चिल्लाई। शर्मिला स्वरा की ये हालत देखकर रोने लगी। नीलेश ने फौरन डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर अंकल जब स्वरा के कमरे में दाखिल हुए, वो भी इस नजारे को देखकर चौंक से गए। स्वरा ने अब अपनी आंखें उनकी तरफ रोकी। ए डॉक्टर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू उस बूढ़े को नहीं बचा पाया, अब इस बच्ची को कैसे बचाएगा? स्वरा के मुंह में से आने वाले ये शब्द सुनकर डॉक्टर अंकल सुन्न हो गए। जी हाँ, ये वही डॉक्टर थे जो दादाजी की तबीयत की जांच पड़ताल करने आए थे। क्यों, कुछ याद आया? अगली पूर्णिमा के दिन मैं इस बच्ची को ले जाऊंगी और तू बस देखता रहेगा। अचानक डॉक्टर को कुछ याद आया। उन्हें अब दादाजी का सूखा हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। उन्हें याद आया कि दादाजी दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ देखकर कुछ कहना चाहते थे। डॉक्टर अंकल की नजर अब दीवार की तरफ गई और उनके पांव मानो जैसे जमीन में जम ही गए। ये तो वही तस्वीर है, वो पुटपुटाए। उन्हें दादाजी के शब्द याद आने लगे। पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा। दादाजी की मौत पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। यह तस्वीर यहां पर कैसे आई? जी मैंने वो कबाड़ खाने से खरीदी थी। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर को अब सारी बात समझ आ गई। तभी स्वरा डॉक्टर को घूरते हुए बोली, तू ठीक समझा। मैंने ही उस बूढ़े की जान ली थी और अब इस लड़की की बारी है। डॉक्टर के माथे पर पसीना जमा होने लगा। वे कांपते हुए उस कमरे से बाहर आए। उन्होंने दादाजी की पूरी हकीकत नीलेश और शर्मिला को बताई। मुझे लगता है कि आपको उस तस्वीर को वहां से हटा देना चाहिए, या फिर बेहतर है कि आप उसे जला ही दे। लेकिन आपको यह काम पूर्णिमा के दिन ही करना होगा। इतना कहकर डॉक्टर अंकल वहां से निकल गए। आखिर पूर्णिमा की वो भयानक रात आ ही गई। नीलेश और शर्मिला दोनों ही स्वरा के कमरे में आए। स्वरा अपने बेड पर सो रही थी। नीलेश ने स्वरा के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और दीवार पर टंगी तस्वीर निकालने के लिए वो आगे बढ़ा। लेकिन तभी स्वरा ने अपनी आंखें खोली और वो पागलों की तरह झटपटाने लगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। वो जोरों से चिल्लाने लगी। कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। भूकंप के झटके की तरह पूरा कमरा कांपने लगा। स्वरा का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। नीलेश ने वो तस्वीर निकालकर जमीन पर पटकी और अपनी जेब में से माचिस निकालकर वो उसे जलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन डर के मारे नीलेश के हाथ कांप रहे थे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। स्वरा जोरों से चिल्लाई। वो अपने आप पलंग से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगी। जल्दी करो नीलेश, जल्दी करो, उस तस्वीर को जला दो। छोड़ो मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। स्वरा, उन्हें छोड़ दो। मुझे मारना चाहते हो? छोड़ो उन्हें, मुझे। वो तुम्हारे पापा हैं। स्वरा नीलेश का गला दबाने लगी। ये क्या कर रही हो स्वरा? छोड़ दो उन्हें। शर्मिला चिल्ला रही थी। मैं स्वरा नहीं हूँ, मैं स्वरा नहीं हूँ। नीलेश की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा। उसे अपनी मौत नजर आने लगी। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खोलकर डॉक्टर अंकल वहां पर आ पहुंचे। उनके हाथों में पेट्रोल से भरी हुई एक बोतल थी। उन्होंने वो सारा पेट्रोल उस तस्वीर पर छिड़का और अपनी जेब में से लाइटर जलाकर उस तस्वीर पर फेंक दिया। तस्वीर के जलते ही उस बुरी आत्मा ने स्वरा के शरीर को छोड़ दिया और वो फिर से उस तस्वीर में घुस गई। आखिरकार वो तस्वीर जल के राख हो गई और उसी के साथ वो दुष्ट आत्मा भी हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गई।